नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और ये है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो। मेरा नाम है वात्सल्य राय और हमारे साथ हैं हमारे जाने पहचाने गेस्ट श्री पीके सिंह साहब, प्रशांत कुमार सिंह जी, जो राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट हैं, इंटरनल सिक्योरिटी मामले के एक्सपर्ट हैं। लेकिन आज हम इनसे बात करने जा रहे हैं राजनीतिक चर्चा की। आप जानते हैं कि लोकसभा में चर्चा शुरू हो गई है। राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर चर्चा है। इसके बाद प्रधानमंत्री जवाब देंगे। आज आज जो इंतजार था वो विपक्ष के नेता कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी लोकसभा में वो क्या कहते हैं ये सब सुनना चाहते थे, क्योंकि जब भाषण हुआ था राष्ट्रपति महोदया का तो उसके बाद जो रिमार्क्स आए थे राहुल गांधी साहब के या सोनिया गांधी जी के, तो उसको लेकर बड़ी चर्चा हुई थी। और बीजेपी के जितने भी नेता हैं सब राहुल गांधी और सोनिया गांधी को, उनके रिमार्क्स को लेकर घेर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भी कहा था कि अपमान किया गया है राष्ट्रपति महोदया का, जिस तरह की बातें रिएक्शन में की गई है। लेकिन उससे भी ज्यादा दिलचस्पी ये थी कि राहुल गांधी जब बोलने आते हैं तो वो क्या बोलते हैं। आज राहुल गांधी बोले, लगभग 40 मिनट बोले। ज्यादातर समय वो अंग्रेजी में बोले और राहुल गांधी को सुनते रहे लोगों को पता है कि जब वो अंग्रेजी में बोलते हैं तो शायद हिंदी से बेटर वो बोलते हैं। शुरुआत उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से की, मेक इन इंडिया को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने से वो बचते रहे। उन्होंने कहा कि वो कोई दोष नहीं देना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लेकिन धीमे धीमे जैसा उनका टेम्पो है कि कोई उनका भाषण, कम से कम इस लोकसभा में हम देख रहे हैं जब से वो विपक्ष के नेता चुने गए हैं, उनका कोई भाषण अभी तक ऐसा नहीं रहा है जब वो सीधा प्रहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर नहीं करते हैं। और उसके बाद सत्ता पक्ष की ओर से कई सारे मंत्री खड़े होते हैं, लोकसभा स्पीकर भी उनको टोकते हैं। आज तो ये भी देखने के लिए आया कि राहुल गांधी ने जो दावे किए थे, उन्होंने ये भी कहा कि अगर ठेस पहुंची है किसी को तो वो माफी मांगते हैं। और उन सारी बातों पर मैं आऊंगा और सिंह साहब से भी समझेंगे कि आज का जो भाषण था राहुल गांधी का, वो भाषण कैसा था, कितना उसमें तथ्य था, कितना उसमें सत्य था और कितना असत्य। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, जिनमें विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हैं, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने झूठ बोला, असत्य बोला। वो मुद्दा क्या था वो पूरी बात एक एक करके मैं बताता हूं आपको और उसके बाद सिंह साहब से भी समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, करीब 40 मिनट बोले। कई बातों पर जैसे मैंने आपको बताया कि आपत्ति की, शुरुआत में कोई आपत्ति नहीं हुई, 10-15 मिनट तक वो बोलते रहे। उन्होंने अपनी बात को सिलसिलेवार तरीके से रखा। फिर भारत और चीन और अमेरिका की उन्होंने तुलना शुरू की और ये बताया कि भारत किस तरीके से पिछड़ता जा रहा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान नहीं है। मेक इन इंडिया के बावजूद भारत उस लक्ष्य की तरफ आगे नहीं बढ़ रहा है जिससे भारत का भला हो सके, बेरोजगारी दूर हो सके। इसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र के वोटर्स के डेटा कर भी सवाल उठाया, चुनाव आयोग की भी बात की, मोहन भागवत साहब का भी जिक्र किया। मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में राहुल गांधी का कोई ऐसा भाषण नहीं होगा जो मोहन भागवत साहब या आरएसएस के जिक्र के बिना पूरा हो सके। लेकिन सबसे ज्यादा जो विवाद हुआ, उनकी जिस बात पर विवाद हुआ, वो ट्रंप जो राष्ट्रपति चुने गए हैं अमेरिका के, उनकी शपथ समारोह को लेकर एक दावा किया राहुल गांधी ने, उसको लेकर सबसे ज्यादा विवाद हुआ। राहुल गांधी ने कहा, अंग्रेजी में वो बोल रहे थे, हिंदी तर्जुमा मैं आपको बता देता हूं कि हम अपने प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण में बुलाने के लिए विदेश मंत्री को भी नहीं भेजते। मतलब ये दावा कर रहे थे कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब अमेरिका गए, वहां उन्होंने बातचीत की कि प्राइम मिनिस्टर को इनविटेशन आए। अगर हमारे पास उत्पादन प्रणाली होती, अगर हम तकनीकों पर काम कर रहे होते, तो अमेरिकी राष्ट्रपति खुद यहां आते और प्रधानमंत्री को आमंत्रित करते। ये कहा राहुल गांधी ने। इसको लेकर हंगामा शुरू हो गया। किरेन रिजिजू साहब खड़े हुए, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता ऐसे तथ्यहीन बयान नहीं दे सकते, ये दो देशों के संबंधों से जुड़ा हुआ मामला है। वो अपने देश के प्रधानमंत्री के निमंत्रण के बारे में एक गलत जानकारी दे रहे हैं, इस तरह का दावा किरेन रिजिजू साहब ने कहा। और उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि अगर उन्हें इस बात से पीड़ा हुई है तो वो माफी मांगते हैं। अपोलाइज किया उन्होंने, बकायदा माफी मांगी। इसके बाद चीन की घुसपैठ को लेकर उन्होंने जब राहुल गांधी बोले तो उस पर भी बड़ा हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस बात से इनकार किया है और सेना ने प्राइम मिनिस्टर के दावे का खंडन किया है। राहुल गांधी का ये कहना है कि प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं और सेना जो कह रही है,
दोनों बातों में फर्क है। उन्होंने दावा किया कि चीन हमारे 4000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर बैठा है। ये राहुल गांधी का दावा था लोकसभा में। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष बिरला साहब, ओम बिरला साहब, उन्होंने कहा कि आप जो बोल रहे हैं उसका सबूत आपको सदन में पेश करना होगा। आप ऐसी कोई बात नहीं कह सकते जिसके सबूत आपके पास नहीं हो। सत्ता पक्ष की ओर से भी राहुल गांधी के बयान पर जोरदार आपत्ति जाहिर की गई। इसके बाद वो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर बोले। राहुल गांधी ने कहा कि वो जानते हैं कि आरएसएस ने कभी ये बात नहीं मानी कि देश पर संविधान राज करेगा, और उन्होंने वो उस बयान का जिक्र किया जो राम मंदिर को लेकर मोहन भागवत साहब ने दिया था। और राहुल गांधी बोले कि मोहन भागवत ने कहा था कि भारत को 1947 में आजादी नहीं मिली, आजादी उस दिन मिली जिस दिन राम मंदिर का निर्माण हुआ। तो इस पर भी बड़ा हंगामा हुआ और लोकसभा अध्यक्ष बिरला साहब ने फिर राहुल गांधी को टोका और कहा कि जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है उसकी चर्चा सदन में नहीं होनी चाहिए। तो ये हंगामा हुआ, ये बातचीत हुई। अखबारों ने या उनकी वेबसाइट्स ने किस तरह से राहुल गांधी के भाषण को कवर किया है, ये कुछ हेडलाइंस भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये कहा गया कि राहुल गांधी ने चुन चुनकर मोदी सरकार पर हमला बोला। एक अखबार ने, प्रभात खबर ने इस तरह की ये हेडलाइन लगाई है। इसके बाद ये भी बताया गया राहुल ने मोदी की तारीफ की। ये दैनिक भास्कर की हेडलाइन है। यूपीए की खामी गिनाई। बजट सत्र में बोले मेक इन इंडिया अच्छा आइडिया है, बेरोजगारी का जवाब यूपीए भी नहीं दे पाई। यानी अपनी सरकार, जो पिछली सरकार थी यूपीए की 2004 से 2014 तक की, राहुल गांधी ने उसको भी घेरा। तो दैनिक भास्कर ने इसको भी हेडलाइन में बनाया है। और राहुल गांधी की चीन से जुड़ी हुई जो बात थी उसको भी हेडलाइन बनाया गया है। कुछ वेबसाइट ने लिखा है चीन हमारी सीमा में घुसकर बैठा, क्योंकि लोकसभा में बोले राहुल गांधी, सत्ता पक्ष ने जताई आपत्ति, जिसका हमने जिक्र किया। 45 मिनट में 34 बार चीन का नाम लिया राहुल गांधी ने। जी न्यूज ने अपनी वेबसाइट पर यह हेडिंग लगाई है और भारतीय जनता पार्टी इस पर भड़की और एक वीडियो भी बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है। और जयशंकर साहब को लेकर जो राहुल गांधी का बयान था उसका खंडन किया जयशंकर साहब ने, और इस बात का भी जिक्र कई जगह किया गया है, कई वेबसाइट में किया गया है। और जयशंकर साहब ने बाकायदा एक्स पर एक बयान जारी किया और राहुल गांधी के बयान को पूरी तरीके से गलत बताया, असत्य बताया, झूठ बताया। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता इसको असत्य बता रहे हैं, लेकिन कई कांग्रेस के नेता, जिनमें प्रियंका गांधी जो कि कांग्रेस की सांसद है, वायनाड से चुनी गई है, पिछला सत्र जो था लोकसभा का वो उनका पहला सत्र था बतौर सांसद, उन्होंने राहुल गांधी के भाषण की बहुत तारीफ की। और ये एक परंपरा है, राहुल गांधी बोलते हैं प्रियंका गांधी तारीफ करती हैं, प्रियंका गांधी बोलती हैं राहुल गांधी तारीफ करते हैं। और कांग्रेस के तमाम सारे नेता और उनके समर्थक राहुल गांधी के भाषण को बहुत ही शानदार बता रहे हैं। तो सिंह साहब, मैं आपको चर्चा में शामिल करते हुए आपसे ही जानना चाहूंगा कि ये जो भाषण हुआ, शुरुआत बहुत अच्छी की थी राहुल गांधी ने, लग रहा था कि आज एक अलग अंदाज में है, नहीं रहे थे, टू द पॉइंट थे, लेकिन भाषण खत्म होते होते बहुत शोर शराबा, हंगामा, और पूरा दिन उसके बाद से जब उनका स्पीच खत्म हुई, 40 मिनट की जो स्पीच थी, उसको खत्म होने के बाद पूरे सत्ता पक्ष ने अपनी दुनाली तान दी है राहुल गांधी पर। तो आपसे ही मैं समझना चाहूंगा कितना इसमें सत्य था भाषण में 40 मिनट के, कितना तथ्य था और कितना असत्य यानी झूठ था। जी, देखिए, राहुल गांधी ने निश्चित रूप से आपने जैसा बताया कि शुरुआत बहुत अच्छी की थी। आज ऐसा लगा कि पहली बार शायद हमको लगा कि संसद में एक तो राहुल गांधी का जो भाषण था आज थोड़ा गंभीर किस्म का था, और लग रहा था कि हाँ, कोई एक प्रतिपक्ष का एक नेता या विपक्ष में बैठा हुआ कोई गंभीर नेता आज बोल रहा है। आज पहली बार राहुल गांधी की बारे में इस तरह का एक इंप्रेशन बना था, जो भी लोग सुन रहे थे। तो उसमें जो मुद्दे उठाए उन्होंने, ये भी लगा कि आज सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, देश को इन मुद्दों की जरूरत है और इन मुद्दों पर डिबेट इस देश में होना चाहिए, बहस होना चाहिए, और इस मुद्दे पर सरकार को से जवाब मांगना चाहिए, सरकार को घेरना चाहिए, ताकि जो सरकार, ठीक है, सरकार अपनी तरफ से और अपनी स्तर पर काफी सक्रिय है, लेकिन सरकार को जगाते रहना या जगाए रहना ये भी एक विपक्ष का दायित्व है या देशवासियों का दायित्व है। सरकार सो न जाए कि हमने इतना सारा काम कर लिया, अब थोड़ा सा सो जाते हैं। तो
इसलिए इस तरह की चीजें होनी भी चाहिए जो आज राहुल गांधी ने शुरुआत किया। जैसे उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग इस देश में अभी संतोषजनक नहीं है, बल्कि उन्होंने तो यहां तक कहा कि 2014 से के मुकाबले तुलना में मैन्युफैक्चरिंग घटा है इस देश में। तो ये अब कितना इसमें सत्य है कितना असत्य है, ये तो थोड़ा सा आंकड़ों को छानबीन करने पर पता चलेगा। और एक चीज और उन्होंने कही कि जो बेरोजगारी है वो बढ़ रही है। फिर उन्होंने कहा कि यूपीए के काल में भी, यानी अपनी ही पार्टी की सरकार और अपनी ही सरकारों को भी उन्होंने कोसा कि वो लोग भी बेरोजगारी के मामले पर, रोजगार सृजन के मामले पर विफल रहे थे। और ये वर्तमान जो 10 साल 11 साल से चल रही है सरकार एनडीए की, ये भी विफल रही है। तो दोनों को लपेटते हुए तो ये मुद्दे अच्छे थे, ठीक है, इसमें कहा दोनों अपनी अपनी पक्ष रखेंगे, लेकिन एक चीज है कि इससे सरकार को लगता है कि भाई इस तरह के सवाल जब उठेंगे और विपक्ष इसको गंभीरता से उठाएगा तो सरकार को अपनी सक्रियता बढ़ानी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी अपनी परफॉर्मेंस। तो उसके लिए अच्छा चीज होता है ये देश के लिए। देश में जो एक सकारात्मक माहौल बनता है, सरकार को और थोड़ा सा ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। तो ये चीज बहुत अच्छी चीज है। फिर वो बोले कि मोबाइल फोन जो मतलब भारत के बारे में कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल भारत में हो रहा है और निर्यात हो रहा है, तो उनका कहना था कि ये सिर्फ असेंबलिंग भारत में सबसे ज्यादा हो रहा है, ये सारे पार्ट्स पुर्जे बाहर से बनकर आ रहे हैं। अब इस पर सरकार को भी जवाब देना चाहिए कि कितने पार्ट्स यहां मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, कितने पार्ट्स बाहर से आ रहे हैं। और 10 साल हो गए तो पूरी की पूरी स्वदेशी क्यों नहीं हो पाई, और इस क्षेत्र में जितना और कर जाना चाहिए था उतना क्यों नहीं कर पाए। तो ये सब चीजें बहुत अच्छी थी। हमको लगता था कि अगर इसी तरह की कंटिन्यूटी में रह जाते राहुल गांधी, तो आज राहुल गांधी की पूरे देश में चारों कोने में सर्वत्र, यत्र तत्र सर्वत्र आज जय जयकार होता। हर जनता, हर व्यक्ति, हर देशवासी आज उनके भाषण पर ताली बजाता। लेकिन बाद में जब राहुल गांधी भटकने लगे तो अब वो एस जयशंकर जी का मुद्दा उठाए। विदेश मंत्री दिसंबर में अमेरिका गए थे और प्रधानमंत्री को वहां नहीं बुलाया गया, विदेश मंत्री को भेजा गया। इस तरह की चीजें जब उठाने लगे तो उसमें एस जयशंकर ने भी खंडन कर दिया कि झूठ बोल रहे हैं, और उन्होंने सारे तथ्य रख दिए कि वहां गए थे तो जो बिडेन प्रशासन के लोगों से वो मिले और डोनाल्ड ट्रंप के किसी आदमी से वो नहीं मिले दिसंबर में, क्योंकि उस टाइम जो बिडेन ही वहां के प्रेसिडेंट थे। और ये बात है, उन्होंने ये एक बात बताई कि हाँ, जो नॉमिनेटेड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे जो ट्रंप के, डोनाल्ड ट्रंप के, वो आकर मिले इनसे, जयशंकर साहब से। इसके अलावा जयशंकर साहब ने अपने भारतीय दूतावास के कॉन्सुलेट जनरल और उनके स्टाफ को संबोधित किया। ये सारी चीजें उन्होंने स्पष्ट कर दिया। इसके बाद राहुल गांधी आ गए कि ओबीसी, दलित और एसटी एससी सबका अपमान हो रहा है, उनके पास कोई पावर नहीं है। इस पर भी उनको बैकफुट पर आना पड़ा। किरण रिजिजू उठकर बोल दिए कि हम तो खुद शेड्यूल ट्राइब आदिवासी से हैं। कैलाश मेघवाल जो है, अर्जुन राम मेघवाल, वो दलित वर्ग से हैं, शेड्यूल कास्ट से हैं। और देश में पहला बार ऐसा हुआ है कि कानून मंत्रालय जैसे मतलब बहुत महत्वपूर्ण मंत्री पद पर शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को बैठाया गया है। इसके बाद मोदी जी भी राज्यसभा में बहुत सी चीजें बोले कि अंबेडकर साहब को जो भारत रत्न मिला वो गैर कांग्रेसी शासनकाल में मिला, वो भी भाजपा के सपोर्ट से चल रही शासनकाल में। इसके बाद राहुल गांधी एक चीज और बोले कि पटेल और अंबेडकर की ये हो रही है इस देश चीज में। तो अब जो है भाजपा के हाथ में है कि भाजपा फिर सवाल उठाएगी कि अगर पटेल और अंबेडकर जी की इतनी चिंता आपको थी तो अभी आपने कांग्रेस का मुख्यालय बनाया, तो उसका नाम आपने अपने ही परिवार के नाम पर क्यों रख दिया, इंदिरा भवन क्यों कर दिया।
तो इस तरह की चीजों से राहुल गांधी घिर जाते हैं, क्योंकि मोदी जी ने आज ये भी याद दिला दिया वो शाम पित्रोदा के बारे में कि हुआ तो हुआ। फिर उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी बेटी हैं और राष्ट्रपति पद पर विराजमान है, उनका अपमान हुआ। फिर पीए संगमा का भी उन्होंने याद दिला दिया कि उनको प्रेसिडेंट उम्मीदवार बनाया गया था तो उनका कांग्रेस ने विरोध किया था, वो शेड्यूल्ड ट्राइब से थे। इसके बाद उन्होंने सीताराम केसरी अति पिछड़ी जाति से थे, उनका अपमान किया गया कांग्रेस मुख्यालय में और वो उसका वीडियो भी अवेलेबल है। तो सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर घिरते चले गए राहुल गांधी, और अभी उनका और ज्यादा छीछा लेजर हो जाएगा। फिर उन्होंने जो सवाल उठाए कि चीन 4000 स्क्वायर किलोमीटर पर घुस गया है, तो ये चीजें जो है बार बार हमारे आर्मी के जिम्मेवार अधिकारी और यहां तक कि जनरल, आर्मी के जनरल भी इस चीज को खंडन कर चुके हैं। ये सब चीजें राहुल गांधी उठा रहे हैं संसद के फ्लोर पर, तो ये चीजें अब उनकी मानसिकता पर, उनकी नीयत पर, उनके मंशा पर अब सवाल उठेंगे। और हमको लगता है कि पूरे देश में इस बात की चर्चा होगी कि ये किस मंशा से इन्होंने स्टेटमेंट दिया। इनके मंशा पर संदेह किया जाएगा कि कहीं ये चाइनीज एम्बेसडर से रात में जाकर मिलते थे, कहीं उन सब चीजों का तो ये आफ्टर इफेक्ट तो नहीं है। तो इन सब चीजों से राहुल गांधी जी को बचना चाहिए था। तो ये सब चीजें हुई हैं कुल मिलाकर। और जयशंकर जी ने तो एक चीज कहा भी कि ये देश की छवि विदेशों में बिगाड़ना चाह रहे हैं राहुल गांधी। ये चीजें हैं जी। जी, राहुल गांधी का सर आपने भी कहा, बाकी देखने वालों का भी रिमार्क आया कि शुरुआत उन्होंने बड़ी अच्छी की, लेकिन मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा कि एक तरीका हो गया, एक ट्रेंड है, राहुल गांधी इसी तरीके से करते हैं। वो इस तरह की बातें बोलती हैं जिससे उनको टोका जाए सत्ता पक्ष की ओर से, मंत्री खड़े हों, क्योंकि जो उनका पहली स्पीच थी बतौर विपक्ष के नेता, तो उसमें 6 मंत्री खड़े हुए थे। और इसका सोशल मीडिया पर आजकल जिस तरह का यूट्यूब है, या जिसे अल्टरनेटिव मीडिया कहा जा रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया को कई लोग गोदी मीडिया कहने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथित तौर पर वो लोग दावा करते हैं कि गोदी में वो मीडिया बैठ गया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, और उसका जवाब यूट्यूब और बाकी जगह जो लोग पत्रकार आ गए, बड़े जाने पहचाने चर्चित पत्रकार, वो इस बात को उन्होंने बड़े जोर शोर से उठाया कि 6 मंत्री खड़े हुए, प्रधानमंत्री खुद भी खड़े हुए और राहुल गांधी ने सबको हिला दिया। तो कहीं ऐसा मैसेज तो नहीं जाता है राहुल गांधी जानबूझकर इस तरह की बातें लोकसभा के अंदर बोलने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं कि बार बार इस तरह का नैरेटिव क्रिएट किया जाए कि इतने मंत्रियों ने उनको टोका, उन्होंने सरकार को हिला दिया, और उसमें कहीं ना कहीं जो स्कोर सेटल करने के मामले में और वो ट्रैक से भटक जाते हैं। जो एक ऐतिहासिक स्पीच वो दे सकते थे, उससे वो मुद्दा भटक जाते हैं, दाएं बाएं हो जाते हैं, और उन पर बार बार झूठ बोलने के आरोप लगते हैं। कई बार उनको माफी भी मांगनी पड़ती है। नहीं, देखिए, ये चीज मुद्दों से भटक जाते हैं, ये अनजाने नहीं होता है। ये राहुल गांधी की रणनीति है और बहुत मतलब वेल प्लान्ड रणनीति है। और उसके पीछे कांग्रेस पार्टी का एक रिसर्च टीम है, या जो भी है, और थिंक टैंक है, जो भी हो, कोई ना कोई इन सब चीजों को, इस तरह की रणनीति को तय करता है। क्योंकि आप एक चीज देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास एक खास वोट बैंक है। उस वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के लिए अपने साथ, मतलब मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ जुड़ा रहे उस चीज को, क्योंकि आप वो वोट बैंक कौन से, किस वोट बैंक की आप बात कर रहे हैं, खुलकर बताइए सर। हाँ बिल्कुल, वो मुसलमान प्लस माइनॉरिटीज। इसीलिए राहुल गांधी उस वोट बैंक को खोना नहीं चाहते हैं और उसके लिए वो पूरी जोर लगाते हैं, क्योंकि वो हमेशा कांग्रेस पार्टी का एक आधार बना रहे। और जो है उसके बाद अदर वोट, जैसे हिंदू में जाति के आधार पर या अन्य आधार पर जो विभाजित होगा और कुछ वोट मिल जाएंगे कांग्रेस को, तो उसके आधार पर सत्ता की राजनीति की जा सकती है। लेकिन यदि वो वोट माइनॉरिटीज का, खास करके मुसलमान का वोट अगर इनसे खिसक गया,
तो वो कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से कांग्रेस मुक्त भारत बन जाएगा। तो ये चीजें उनके दिमाग में है, इसलिए इस तरह की हरकतें करते हैं। जैसे कहते हैं कि अभय मुद्रा, और उसमें उन्होंने तमाम मजहब, रिलीजन, धर्म, पंथ सबका जिक्र किया और भगवान शिव की फोटो दिखाने की बार बार उन्होंने कोशिश की। तो इसके पीछे दो मकसद है। एक तो है कि जो ये वोट बैंक है वो इंटैक्ट रहे, और उसको वो मैसेज दे रहे हैं कि देखो, एक तो अभय मुद्रा यानी कांग्रेस आपके साथ है, तो आपको भय नहीं होना चाहिए। और दूसरी कि ये जो भगवान शिव का वहां फोटो लेकर जाना संसद में और उसको डेस्क पर रखना और हाथ में उठाकर लहराना, ये हिंदू सेंटीमेंट को हर्ट करता है। कोई भी हिंदू, कोई भी सनातनी व्यक्ति इस तरह की हरकत नहीं पसंद करता है, उसको दिल को चोट लगती है, मर्माहत होता है। यहां तक कि लोकसभा अध्यक्ष ने भी बोल दिया कि इस तरह की मत कीजिए, हम उनकी पूजा करते हैं भगवान शिव की। तो ये चीजें लेकिन वो जानबूझकर करते हैं ताकि उनका जो हिंदू विरोधी वोट है वो उनका इंटैक्ट रहे। तो ये चीजें हैं। हालांकि अमित शाह जी ने उठकर कह दिया कि आप अभय मुद्रा की बात कर रहे हैं और सबसे ज्यादा भयभीत आपने ही किया था इमरजेंसी लगाकर। तो ये चीजें हैं। तो इस रणनीति पर राहुल गांधी चलते हैं। इसके अलावा आप देखिए, बार बार कहते हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा। मोहन भागवत जी ने कहा कि 1947 में आजादी नहीं मिली। उन्होंने तो ये नहीं कहा था कि 1947 में आजादी नहीं मिली, उन्होंने ये कहा था कि राम मंदिर बनने के साथ साथ हमको असली आजादी मिली, या मतलब आजादी की एक और कड़ी पूरी हुई। तो वो तो सभी लोग कहते हैं। अब जॉर्ज का वो मूर्ति हटाया गया इंडिया गेट से, बाद में सुभाष चंद्र बोस का मूर्ति वहां लगाया गया, तो हम तो उस संदर्भ में भी कहेंगे कि हाँ, हमको आजादी की एक और कड़ी हमको आगे मिली। तो ये सब चीजें तो हम जब तक अपना पहचान नहीं कायम करेंगे अपने ही देश में, कब तक हम वो विदेशी चीजों को ढोते रहेंगे। बाबर को इंग्लैंड के क्रूर अधिकारी का फोटो मूर्ति लगाकर अपने देश में अपने छाती पर बैठा कर रखेंगे। तो इन सब चीजों के संदर्भ में उनका बयान था, लेकिन उसको घुमा दिया इन्होंने कि 1947 में आजादी नहीं मिली। फिर संविधान खतरे में है, फिर वही चीज, संविधान बदल दिया जाएगा। तो संविधान बदल दिया जाएगा के पीछे इनका दो मकसद है। एक तो उनका मकसद है कि वो मैसेज दे रहे हैं मुसलमानों को कि देखिए, जो वक्फ बोर्ड में संशोधन आ रहा है, या आगे चलकर वक्फ बोर्ड को खत्म करने का भी कोशिश किया जा सकता है, तो ये संविधान खतरे में है। यानी तुम्हारे लिए संविधान खतरे में है, सबके लिए नहीं है। देश के लिए संविधान खतरे में नहीं है। 370 धारा हटा दिया गया, तो ये तुम्हारे लिए संविधान खतरे में है। देश के लिए वो अच्छा चीज भले ही था, राष्ट्र के हित के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए लिहाज से वो बहुत अच्छा चीज था। तो ये एक अलग रणनीति है। मतलब बहुत सा चीज नहीं कहकर भी उन्होंने कह दिया एक चीज। तो और भी जैसे बहुत सारी चीजें हैं, 3 तलाक हटा दिया गया, या यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, या सीए पहले आ चुका है जिसका शाहीन बाग में लंबा विरोध हुआ। इन सब चीजों से वो एक करना चाहते हैं। एक साथ साथ उनका एक और चीज है, हिंदू समाज में विभाजित करने के लिए भी इसका उपयोग कर रहे हैं कि संविधान खतरे में, संविधान बदल दिया जाएगा। तो इसका एक कहने का यह भी मतलब है कि आरक्षण से भाजपा को चीड़ है, और दलित वर्ग को जो आरक्षण मिल रहा है उस आरक्षण को खत्म करने के लिए भाजपा संविधान खत्म कर सकती है, या पूरी तरह बदल सकती है, या छेड़छाड़ कर सकती है। ये भी एक मैसेज देने का प्रयास है। तो इस पर भाजपा का तो जवाब आएगा कि ये असत्य है। हालांकि पिछली चुनाव में भाजपा को इसका काफी खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि इतना जोर से और इतना अचानक इस चीज को फैलाया गया कि बहुत सारे लोगों को लगने लगा कि 400 पार का मतलब कुछ है।
तो ये सब चीजें हैं। तो इसमें मतलब कहने का बात यह है कि राहुल गांधी ने जो कहा तो उसके पीछे जो नहीं कहा वो भी इसमें समाहित है। जी जी बिल्कुल, जो उन्होंने कहा वो सबने सुना और सत्ता पक्ष ने कई बातों पर आपत्ति भी की, और जो नहीं कहा उसको डिकोड करने की कोशिश की है सिंह साहब ने। और निश्चित जी तौर पर अगर आप भी कुछ कहना चाहें इस भाषण से, आपको कैसा लगा ये भाषण? राहुल गांधी को कौन से और मुद्दे उठाने चाहिए थे, कौन से मुद्दे नहीं उठाने चाहिए थे? अगर आप भी अपनी बात कहना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। सिंह साहब, आपने इतना वक्त निकाला और इस भाषण को बहुत इस तरह से डिकोड किया जिससे लोग आसानी से समझ सकें। आपका बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।